रविंद्र जाडेजा चले राजस्थान की तरफ, संजू सैमसन आए चेन्नई की तरफ। जड्डू अकेले नहीं, साथ में करण भी गए। फायदा किसका हुआ है, नुकसान किसका हुआ है? क्या चेन्नई ने अपनी लॉयल्टी गवा दी है? क्या ये अब लॉयल फ्रेंचाइज नहीं रही है? पहले सुरेश को छोड़ा, अब जड्डू को छोड़ा। इज दैट राइट और इज दैट रॉन्ग? और राजस्थान का क्या वो कमजोर हो गए हैं क्योंकि संजू चले गए हैं? उसकी बात कर लेते हैं हम भारतीय टीम की। क्या ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिलेगा और क्या हो सकती है प्लेइंग 11 वर्सेस द साउथ अफ्रीका टीम? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुंबई इंडियंस किसको रोकेगा, किसको जाने देगा? देयर इज प्लेंटी टू टॉक। तो चलो भाई, रोल करो बम्पर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए और बढ़िया से एकदम स्वस्थ हो गए। और मैं वापस आ गया हूँ मुंबई और इनफैक्ट अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अभी पीसी होने वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैच की पहले की, तो उसमें हम स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव रहेंगे। आई थिंक बाय द टाइम यू सी दिस ये खत्म हो चुका होगा जो है, पर आई विल बी वर्किंग ऑन द टेस्ट मैच, तो उसके लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता ही हूँ। अब एक एक करके चलते हैं। पहले तो भारतीय टीम की बात कर लेते हैं कि ईडन गार्डन से उम्मीद क्या की जाए। ईडन गार्डन्स पहले तो ना पिच जो थी वो उसमें वो टर्निंग पिच बन जाया करती थी, क्योंकि है काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की पिच नहीं है, काली मिट्टी की पिच है। पर जो टर्न भी होता थोड़ा नीचे की तरफ गेंद चलती थी। और क्योंकि ईस्ट ऑफ इंडिया में है जहाँ पे जल्दी सूर्य ढल जाता है, वो जो नदी है उससे आप ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब उस दृष्टिकोण से देखते तो बॉल थोड़ा सा मूव भी करती थी। अर्ली स्टार्ट थोड़ा सा मूव, या अर्ली पार्ट्स में थोड़ा सा मूव, एंड ऑफ द डे थोड़ा सा मूव हवा में गेंद करती जरूर थी। पर काफ़ी ड्राई पिचेस भी हमने वहाँ देखी हैं, काफ़ी टर्निंग देखी है। लेकिन उसके बाद फिर हमने ग्रीन टॉप्स देखी, तो वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का हमने मैजिक देखा, जहाँ से रिद्धिमान साहा ने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए थे। दैट गेम वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई रिमेंबर। अब वहाँ से ही बदल चुके हैं। अब ये जो मैंने पिच देखी है, इस पिच में तो घास कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो रैंक टर्नर जैसी नहीं लग रही है। ना डू फील एंड होप एंड आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि नहीं बनाए हम रैंक टर्नर, क्योंकि अभी जो तक जो हमने देखा था उससे लग रहा है कि रैंक टर्नर नहीं है। पर इट इज़ अ स्पिन फ्रेंडली सर्फेस। रैंक टर्नर में मुझे लगता है हमारे फंसने के चांसेस है, क्योंकि सामने से फिर केशव आएंगे, हार्मर आएंगे, मुत्थुस्वामी, आपकी मतलब दिक्कत हो जाएगी और वो तैयार हो के आ रहे हैं। सो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक सी पिच होनी चाहिए, विन द टॉस बैट फर्स्ट वाली पिच होगी। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी 20 विकेट चटकाने के लिए, एंड बैटिंग लास्ट शुड बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब उस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि पिच अगर टूटती भी है तो इस स्पीड पे टूटेगी कि हो सकता है 2 या 3 दिन में उतनी ज़्यादा रैंक टर्नर ना बने। पर बाय द 5th डे जितनी ड्राई ये पिच लग रही है, जितनी विदाउट ग्रास लग रही है, इवेंचुअली हो सकता है कि बॉल ठीक ठाक वो टर्न होनी शुरू हो जाए। तो पिच का तो यही है भैया, टॉस जीतो बैटिंग करो। पर टॉस हम जीतते ही नहीं है। टॉस जीतना तो हमारा मतलब रिवाज ही नहीं है ना, तो फील्डिंग के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यही है कि क्या ध्रुव जुरेल की जगह बनेगी? आई थिंक ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनानी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई कीप सेइंग। बहुत बार हम कहते हैं कि यार न्याय हो रहा है, ये होगा तो वैसे होगा। पर अब ध्रुव जुरेल का कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आप कोशिश भी कर लोगे ना, आप उनको ड्रॉप नहीं कर पाओगे। एक होता है दरवाजे को खटखटाना, एक होता है धक्का मार के तोड़ के नीचे गिराना। तो ये सेकंड वाला काम है ना, ये भी काम किया जा सकता है। आई रिमेंबर, आप आई थिंक शायद उस समय पे क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस बड़ी यंग है, एकदम वाइब्रेंट जेन जी वाली ऑडियंस है। चाहे कहीं पे भी रहते हो, सारे हम जेन जी वाले हैं मोस्टली, मतलब हम नहीं, मैं तो 48 का हो गया हूँ। तो वीवीएस लक्ष्मण को ड्रॉप किया गया इंडियन टीम से। तो वो जब गए तो एक सीजन में शायद उन्होंने 700-800 बना दिए यार। वो 100 उन्होंने कहा भाई आ जा यार, तू बच्चों की बहुत पिटाई कर रहा है, एंड यू डिजर्व टू बी बैक, तो वी विल गिव यू योर प्लेस। तो ये ऐसा कुछ करना पड़ता है कई बार आपको। अगर आप वैसा करते तो आपको कोई रोक नहीं पाता है। मतलब अगेन उसी बारे में बात करें, जैसे सरफराज हैं, अगर सरफराज अभी एक ये सीजन खेलें और इस सीजन के अंदर बना दें एक बार फिर 1500 रन, तो फिर कौन रोक सकता है उनको यार? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे ध्रुव जुरेल ने यही किया है। जिस तरीके से वो खेला है, जहां पर भी खेला है, साउथ अफ्रीका के सामने साउथ अफ्रीका ए के सामने दोनों इनिंग्स में शतक जड़ देता है। टेस्ट मैच खेलते वहां शतक जड़ देता है। जब खेलता है अच्छा खेलता है, कीपिंग अच्छी करता है। अब आप कहते हो सर मैं ना कॉम्बिनेशन चेंज कर लूंगा, मैं कॉम्पोजिशन चेंज कर लूंगा, मैं अलग रणनीति से खेलूंगा, पर इस बंदे को ड्रॉप नहीं कर सकता हूं मैं। आप 3 पे उनको नहीं खिलाना चाहते हो, 3 पे खिलाना भी नहीं चाहिए। तो साई सुदर्शन की जगह तो पक्की है मेरे विचार में, पर ध्रुव जुरेल की अब जगह आपको बनानी पड़ेगी और बना दी गई है, इज व्हाट आई फील। तो अगर हम कोशिश करते हैं साथ में मिलकर एक्चुअली 11 बनाते हैं, दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया। यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल, 3 नंबर पे साई सुदर्शन। और साई सुदर्शन मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि
हमें उनको तैयार करना आगे के लिए। अभी अभी तो रन्स बने हैं तो स्टिक विद हिम प्लीज़, उनको आप साथ रखिए, उनके रन्स की उम्मीद रखिए। 4 पे कप्तान शुभमन गिल, मुझसे कोहली निकलने वाला था, पर 4 पे कप्तान शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत वापस आ चुके हैं वाइस कैप्टन। नंबर 6 पे मैं ध्रुव जुरेल को रखूंगा। तो टॉप 6 पे आपके प्रॉपर बैटर ही हैं सारे, 2 विकेट कीपर बैटर हैं पर प्रॉपर बैटर। उसके बाद 7 पे जाडेजा। अगर आप मेरे को थोड़ी सी इस बारे में गाली देने वाले हैं कि क्यों कर रहे हो सर ऐसा, व्हाट आर यू डूइंग, सर जाडेजा को 7 पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि टॉप 6 पे जगह नहीं है, उन्होंने वहां बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे अहमदाबाद में, पर अभी नंबर 7 पे जाना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे वो जाए। नंबर 8 पे आप वॉशिंगटन सुंदर को रख सकते हैं। नंबर 9 पे आप कुलदीप यादव को रख सकते हैं। आपके 3 स्पिनर्स हो गए। मुझे नहीं लगता यहाँ 3 फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद 2 फास्ट बॉलर बुमराह और सिराज के साथ में खेलना चाहूंगा। दिस इज माई 11। तो मैं वॉशी को भी खिलाना चाहता हूं, मैं कुलदीप को भी खिलाना चाहता हूं, और मैं जड्डू को साथ में ऑफकोर्स रखना ही चाहता हूं। तो ये मेरे 3 स्पिनर हो गए। मेरे पास पूरे 5 बॉलर्स हैं। मेरी बैटिंग, हालांकि आई एम नॉट थिंकिंग टू मच, पर नंबर 8 तक मेरी बैटिंग भी है। सो दिस इज माई 11। आपकी क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात, अब सामने वाली टीम से आप क्या चुनौतियों की उम्मीद करते हैं। ये टीम अच्छी है, ये लड़ने वाली टीम है, लड़ाकों की टीम है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आई हुई टीम है, इस समय विश्व विजेता है। और पाकिस्तान में 1 हारे 1 जीते। तो देव स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू, और मुझे दीज कंडीशंस, और मुझे पता है किसकी याद आ रही है, मुझे याद आ रही है कि ये जब न्यूजीलैंड आई थी श्रीलंका से होके, वहाँ से हार के आए थे पर हमें हराया था क्यों, क्योंकि तैयारी करके आए थे यार, वो तैयारी हो गई थी क्योंकि वहाँ पर खेल के आए थे। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग कि ये टीम इसको हल्के मत आंको, और इनके साथ बिल्कुल बराबरी का मुकाबला हो सकता है, फिर चाहे वो एडन मार्करम हो, तेम्बा बवूमा हो, डिजोर्जी हो, केशव महाराज हो। आई मीन दिस इज अ डिसेंट टीम यार, इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट टीम। तो वी विल हैव टू प्ले वेल। अब मेरा जो दूसरी बात है वो है रविंद्र जाडेजा, संजू सैमसन, ये जो ट्रेड हो रहा है भाई, इस ट्रेड का क्या होगा, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान, क्योंकि ये बड़ा सवाल इस पे बहुत है बवाल कि भाई एग्जैक्टली क्या। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो डिसलॉयल फ्रेंचाइज हो गई है, वो एक के साथ जुड़े नहीं रहते। उन्होंने सुरेश को भी जाने दिया था, उन्होंने अब जड्डू को भी जाने दिया, तो फिर किस प्रकार की ये लॉयल्टी है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई हियर यू, पर अगर आप चेन्नई के फैन हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि चेन्नई का जो फैन है उसके मन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, क्या इस मूव से मेरी टीम बेहतर होती है, सिर्फ एक सवाल होना चाहिए। उसके अलावा सब कुछ बकवास है भाई। और वही लीग की मैच्योरिटी की मैं वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे ना किसी भी टीम का कोई खिलाड़ी इधर से उधर जाए, किसी को कोई फर्क ना पड़े। कह रहे कोई बात नहीं, मेरी लॉयल्टी मेरी टीम के साथ है, मेरी लॉयल्टी किसी भी एक खिलाड़ी के साथ नहीं है। दैट इंक्लूड्स एवरीवन, फिर एवरीवन, उसके अंदर फिर धोनी, कोहली, रोहित, इट डज नॉट मैटर, इट शुड नॉट मैटर, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। वहां पहुंचना है इस लीग को, तो क्या यहां पे छोड़ने से फायदा होगा। सी आई थिंक अभी इमीडिएटली लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर अश्विन खेल रहे होते, आप उनको रख लेते और आपके पास एक इंडियन स्पिनर होता, अब जड्डू भी चले गए, अश्विन भी चले गए, तो फिर लगता है कि यार थोड़ी सी इंडियन स्पिन कमजोर हो गई। आपके पास सिर्फ नूर अहमद के साथ एक श्रेयस गोपाल है, स्पिन डिपार्टमेंट इज अ लिटिल थिन। पर आपको ये भी पता है कि हमें बैटिंग, हमारी बहुत प्रॉब्लम रही है यार। तो बैटिंग के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हम चलो आयुष महात्रे को भी रख लें या फिर रचिन को या किसी को भी, पर संजू सैमसन इज अ ग्रेट एडिशन। उसके बाद शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, एंड संजू सैमसन इज योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यार। ये फ्यूचर रेडी होने का प्रयास है फॉर महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी के बाद का समय। और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण से शायद धोनी इस साल आपको पूरे मैचेस खेलते हुए नजर भी ना आए। तो फिर अब मल्टीपल तरीके से सोचते हो। और एक और आखिरी बात, अगर आप 2 साल में जड्डू के टोटल मैच आप उठा के देखें तो 28 मैचेस वो खेले इस फ्रेंचाइज के लिए, उन्होंने 18 विकेट्स लिए हैं यार। 28 मैच में अगर आप 18 विकेट्स ले रहे हैं, देन देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और उन्होंने 4 ओवर लगातार डाले भी नहीं है, 28 में होने चाहिए 112 ओवर उन्होंने डाले 97। और इकोनॉमी ठीक ठाक है, पर ही इज नॉट अ विकेट टेकर, ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। विकेट टेकर हो सकते हैं पर ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। तो ऐसे में चेन्नई सोच सकती है कि नहीं यार, हमें ना, हम किसी और दिशा में जाएंगे, काम चल जाएगा। बैटिंग के अंदर भी उन्होंने क्रूशल कभी रन तो बनाए हैं, पर अगेन जो चेन्नई को चाहिए वो काम उनसे नहीं मिल रहा उनको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हमारे लिए फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी नहीं है, व्यक्ति विशेष पे नहीं, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं, हमें टीम के बारे में सोचना है। सो आई गेट दैट। पर इस डील का जो बहुत बड़ा लाभ हो रहा है वो हो रहा है आरआर को। आरआर को कैसे? क्योंकि आरआर ये इंटरेस्टिंग है कि संजू के जाने के बावजूद रेडिकली कमजोर नहीं हो रही है, वो कमजोर टीम नहीं बन गई है। वैभव सूर्यवंशी के साथ अगर आप यशस्वी को रखते हैं, फिर आप नीतीश राणा को रखते हैं, आप ध्रुव जुरेल को रखते हैं, आप रियान पराग को रखते हैं, आप शिमरन हेटमायर को रखते हैं, फिर जड्डू को रखते हैं, फिर सैम करन को रखते हैं, बताओ कैसे हुई कमजोर। जरूर आप उनकी कप्तानी को मिस कर सकते हैं, जरूर आप उनकी एक्सपीरियंस को मिस कर सकते हैं, पर कमजोर तो नहीं हुई भाई टीम कहीं से भी, उतना कमजोर नहीं हुई। अगेन अगर फॉर्म बिगड़ गया सबका तो फिर कमजोर नजर आएगी, पर
आई डोंट थिंक, आई थिंक दे आर द वन जो ज़्यादा फायदे में रहने वाली है टीम की। ये जो हुआ है इससे हमारा फायदा है क्योंकि हमारी बैटिंग में अब गहराई हो गई, हमारे पास ऑलराउंडर्स आ चुके हैं, एक नहीं दो आए हैं। सो राजस्थान विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। पर इसमें एक और सवाल ये भी है कि क्या जड्डू को कप्तान बनाएंगे? आई रियली होप कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बना दिया जाए, उनको आप कप्तानी हाथ में थमाए, नहीं तो अगला जो बड़ा ऑप्शन आएगा ना उसमें टाटा बाय बाय यशस्वी भी कह देना, क्योंकि वो भी चला जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यशस्वी को कप्तान बना दीजिए, वरना आप यशस्वी को भी गवा देंगे जैसे आपने अभी संजू को गवाया है। संजू डिडंट वांट टू स्टे, ऑब्वियस है ना। तो संजू अगर नहीं रहना चाहते, बाकी भी वहां पे कोई नहीं रहना चाहता था, तो अब जो आपके पास है प्लीज होल्ड ऑन टू देम क्वाइट नाइसली। तो उसमें यशस्वी जायसवाल को कप्तानी थमा दो, इज व्हाट आई थिंक। पर फायदा राजस्थान को थोड़ा ज्यादा नजर आता है। फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो चेन्नई इज ऑल्सो गेटिंग फ्यूचर रेडी। इमोशनल होने का नहीं है, हालांकि हम सब इमोशनल हैं, भावुक रहते हैं हम, पर इमोशनली ज़्यादा इस पर डिसीजन ना लें। मुझे लगता है कि दोनों फ्रेंचाइज अपनी फ्रेंचाइज के दृष्टिकोण से सोच रही हैं एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग। सही है। अब जरा मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। क्या उनको कुछ छोड़ना होगा? और उनका आखिरी में इसलिए छोड़ा है मैंने इस सेगमेंट को क्योंकि करने को ही नहीं है। किसको छोड़ेंगे? हार्दिक पांड्या को, सूर्य कुमार यादव को, रोहित शर्मा को, तिलक वर्मा को, आई मीन कॉर्बिन बॉश को, मिचेल सैंटनर को, ट्रेंट बोल्ट को। किसको छोड़ोगे? किसी को छोड़ ही नहीं सकते। अभी हो सकता है रायन रिकल्टन, मैं नाम बीच में मिस कर गया हूँ। इट इज अ वेरी गुड टीम। नमन धीर को नहीं यार, किसी को नहीं छोड़ना। करण शर्मा को भी नहीं छोड़ना। आई मीन थोड़े थोड़े पैसे अगर इकट्ठे करने हो तो आप विघ्नेश पुथुर को छोड़ दो, आप रीस टोपली को छोड़ दो, तो थोड़ा सा बजट इकट्ठा होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मुजीब को छोड़ दो क्योंकि अल्लाह गजनफर अवेलेबल हो जाएंगे, तो बट आई वुड वांट अल्लाह गजनफर टू बी देयर। मैं चाहूँगा कि वो इनकी टीम का हिस्सा रहें। दीपक चार के बारे में बड़ी वो गुफ्तगू हो रही थी क्योंकि वो बड़े महंगे हैं खिलाड़ी, पर मैं सोच रहा हूँ कि 10.25 करोड़ में आपको दीपक चहर भी दोबारा नहीं मिलेगा, और बहुत सारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाली। कोई भी टीम अच्छे फास्ट बॉलर को नहीं छोड़ेगी। इंडियन फास्ट बॉलर मेरे विचार में जो बहुत अच्छा कोई आने वाला है तो वो एक सिर्फ मोहम्मद शामी आएंगे जो ऑक्शन के टेबल पे पहुंचेंगे, बाकी तो कोई आएगा ही नहीं। अगर कोई आ नहीं रहा तो दीपक चार को रोक के रखो। इंजर्ड हो गए थे बीच में, इस वजह से दिक्कत हुई थी, वरना ही डज अ जॉब। और तो मुझे नहीं लगता है किसी को भी छोड़ेंगे। मुझे लगता है इनको किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अच्छी टीम है, थोड़े से पैसे होंगे इनके पास, 8-10 करोड़ रुपए इवेंचुअली इकट्ठे हो ही जाते हैं, पर उसी से खेलते हुए नजर आ सकते हैं कि वेरी इनएक्टिव फ्रेंचाइज इन द ऑक्शंस, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो मुंबई के दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो देयर इज नॉट अ लॉट टू चेंज, एक्चुअली देयर इज नथिंग टू चेंज। रॉबिन मिन्स, राजंगत बाबा, इनसे मतलब छोड़ दो इनको, तो भी क्या 2-2.5-3 करोड़ हो जाएंगे, 5 करोड़ और मिलेंगे, 8-10 करोड़ में आप ऑक्शन के साथ बैठ जाइएगा। फिर एक आधी वो चीज़ें फुलफिल कर लेना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बदलाव। लिजार्ड विलियम्स छोड़ दो। आई मीन दैट्स दी ओनली, दोज आर द ओनली काइंड ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुंबई के पास कोई रिगल रूम है, और उसको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब चाहिए नहीं। दे डोंट नीड द एल्बो रूम, द टीम इज ऑलरेडी वेरी वेरी गुड, इज व्हाट आई थिंक। अब आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या ध्रुव जुरैल खेलेंगे? बताइएगा जरूर। आरआर या सीएसके किसको ज़्यादा फायदा हुआ है वो बताइएगा, और क्या मुंबई किसी को छोड़ेगी वो बता दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।